स्नेह का धागा जो दिलों को जोड़ देता है। आप सभी को संस्कृति आईएएस के पूरे परिवार की ओर से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बीस्टो न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत जैसा कि आप जानते हैं हम रोजाना करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। हम हर टॉपिक के बाद एक एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है अवयस्क बच्चों को गोद लेने और उनकी कस्टडी पर कानून। देखिए, इस कानून को लेकर एक संसदीय पैनल बैठा था, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है। तो हमारे देश में कानून क्या कहता है, माता को क्या अधिकार है, पिता को क्या अधिकार है और पैनल ने क्या रिकमेंडेशंस दी है, इन पर हम चर्चा करेंगे। सेकंड टॉपिक है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। एक्चुअली एक डाटा सेट है जिसमें सूखे हुए पौधों के नमूनों को संग्रहित करके रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में मन की बात में इसका जिक्र किया था, इसीलिए चर्चा में है। थर्ड टॉपिक हमारा होगा पोर्टुलाका ओलेरासिया। एक्चुअली ये क्या है, एक वीड है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है जो आज के जमाने में हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व कर सकता है। कौन सी वो प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तो हमें ऐसी फसलें चाहिए जो सूखा प्रतिरोधी हो। तो ये जो एक वीड है ये बेसिकली इस तरह का कुछ हमें एक हिंट देता है। तो वैज्ञानिकों ने इससे जो है काफी महत्वपूर्ण खोज की है, तो इसको हम पढ़ेंगे। देन फोर्थ टॉपिक है हमारा AGM-88 HRAM मिसाइल। देखिए, रशिया की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि नेटो की तरफ से और विशेषकर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को छुपकर हथियार दिए जा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका की तरफ से पुष्टि की गई है कि उन्होंने यूक्रेन को ये जो मिसाइल है इसकी आपूर्ति की थी। तो कहीं ना कहीं रशिया के आरोप सच साबित होते हैं। तो ये मिसाइल क्या है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, इनको हम समझेंगे। फिफ्थ टॉपिक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम हाल ही में हो गया है। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन एक आप कह सकते हैं एवर एंड फॉर एवर चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट है। तो आज इसकी हिस्ट्री को एक स्टोरी के माध्यम से बहुत खूबसूरत तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो इनकी स्टोरी है ये हजारों साल पहले से शुरू होती है और आज पर आकर रुकती है। तो कम समय में और आसान करके आज हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे कि क्या इस यात्रा रही है इस एक कॉन्फ्लिक्ट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, ऑन गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन ऑफ माइनर्स, ये करके एक जो है एडिटोरियल आया था, इसी के बेस पर मैंने अपने कंटेंट को प्रिपेयर किया है। तो जो क्रमिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर विभाग है उससे संबंधित एक संसदीय जो स्थायी समिति थी, उन्होंने दरअसल संरक्षकता और दत्तक ग्रहण कानून जो होते हैं उनकी समीक्षा कर पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देखिए, छोटे बच्चे, ठीक है, जब माँ बाप के बीच में तलाक हो जाता है तो उनकी कस्टडी, उनकी संरक्षकता किसके पास रहेगी? अगर बच्चा गोद ले तो कौन कौन लोग गोद ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को कानून के द्वारा निर्धारित किया गया है। इन कानूनों की समीक्षा एक पार्लियामेंट्री पैनल ने की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की है। तो क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ना सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। आप इसको सोसाइटी से लिंक कर सकते हैं, आप इसको पॉलिटी में भी एक्ट है तो उससे भी लिंक कर सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 है उसमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि माता और पिता दोनों को प्राकृतिक अभिभावक के रूप में समान व्यवहार जो है दिया जाना चाहिए और ये कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसा समिति क्यों कह रही है? देखिए, इस कानून के तहत जो है लिखा हुआ है, इसके तहत जब बच्चे की संरक्षकता का जो अधिकार है वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से पिता को तरजीह देकर बनाया गया है और इसमें एक वर्ड यूज किया गया है कि पिता के बाद जो है माता को वरीयता दी जाएगी। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 15 है, वो लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। बट इस एक्ट में देखिए लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है माता और पिता के बीच में। तो समिति ने एक रिकमेंडेशन दी है कि मदर और फादर दोनों को इक्वल राइट्स देने की हमें जरूरत है। इसके अलावा
देखिए संसदीय पैनल ने कहा है कि जो पत्नी है वो अपने पति के अधीनस्थ के रूप में ना मानी जाए, बल्कि जो हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 है इसमें अभिभावकों को समान अधिकार दिए जाए। और अगर वैवाहिक विवाद हो गया है और दो लोग साथ नहीं रह पा रहे हैं तो बच्चे की एक जॉइंट कस्टडी देने पर विचार किया जा सकता है। अभी क्या होता है इन जनरल, जब माता पिता अलग होते हैं तो बच्चे की कस्टडी या तो पिता के पास जाती है या तो माता के पास जाती है। कानून कुछ ऐसा कहता है अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो कस्टडी नेचुरली माता को दी जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मदर्स को केयर टेकर के रूप में जो है देखा जाता है। लेकिन बच्चा अगर 5 साल से ऊपर का है तो वो पिता को दी जाती है कस्टडी, जनरली ऐसा देखा गया है। और कानून में भी कहा गया है कि पहले पिता को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद माता को वरीयता दी जाएगी। तो दो चीजें यहाँ पे फंडामेंटली गलत है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या पिता नहीं संभाल सकते? क्या केवल माताएं ही केयर टेकर के रूप में सोसाइटी में मानी जाएंगी? दूसरा, यदि बच्चा बड़ा है तो क्या जो माता है वो अपने बच्चों को पाल नहीं सकती? क्या उसको एजुकेशन, एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकती? ऐसा पिता के लिए ही क्यों सोचा गया है? तो इन चीजों को लेकर समिति ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए हैं और रिकमेंडेशन जो है उन्होंने इसमें सुधार करने की दी है। सही बात। अब देखिए इसमें यह कहा है कि जो LGBTQI समुदाय है, ठीक है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्वीर एंड इंटरसेक्स बोला जाता है, और टी से ट्रांसजेंडर्स, राइट। तो देखिए इनको भी बच्चों को गोद लेने की अनुमति दी जाए, ऐसा प्रस्ताव भी समिति ने कहा है। एक्चुअली अब हमारे यहाँ जो एक्ट है, दत्तक अधिनियम जो है, बेसिकली वो LGBTQI कम्युनिटी पर चुप है। वो ना तो इस कम्युनिटी के लोगों को गोद लेने पर रोक लगाता है, ना ही अनुमति देता है। बट सोसाइटी में क्योंकि एक टैबू प्रिवेलेंट है, तो बेसिकली इस कम्युनिटी को अगर बच्चा गोद लेना है तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो समिति का ये कहना है कि कानून में बाकायदा संशोधन करके इन लोगों को भी अलाउ किया जाए, राइट। तो ये वाली चीजें हो गई। अब देखिए बाल कस्टडी, बच्चे की जो संरक्षकता है उसको लेकर क्या कुछ हमारे यहाँ पर है, क्या कुछ समिति कह रही है। तो जो बाल कस्टडी है आमतौर पर केवल एक माता पिता तक ही सीमित है। पैनल ये कह रहा है कि अदालतों को दोनों माता पिता को संयुक्त कस्टडी या संयुक्त संरक्षकता देने का अधिकार होना चाहिए, और ऐसा निर्णय बच्चे के कल्याण के अनुकूल हो। या फिर क्या हो सकता है, अगर माता पिता में से किसी एक को ही देना मैंडेटरी है तो दूसरे को मुलाकात का अधिकार जरूर देना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के परिपूर्ण पालन के लिए माता और पिता दोनों का ही होना जरूरी है, राइट। समिति ने यह भी कहा है कि एक नए कानून की आवश्यकता है, जो कि किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के अनुरूप हो। साथ में इस तरह के कानून में जो LGBTQI समुदाय है उसको भी कवर किया जाना चाहिए। यानी कि इन दोनों जो हमारे अधिनियम्स हैं इनको समाहित करके एक नया कानून लेकर आया जाए, जिसमें पुराने जो अच्छे प्रोविजंस हैं वो भी हो, और समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उनको देखते हुए नए प्रोविजंस भी उसमें हो। जॉइंट कस्टडी को लेकर बात हो, LGBTQI कम्युनिटी के राइट्स को लेकर भी बात हो। ठीक बात है, आगे देखते हैं। देखिए संरक्षकता पर कानून कहता क्या है। तो एक तो हमारे यहाँ बेसिकली पर्सनल लॉज लागू होते हैं, जैसे मुस्लिम्स में पर्सनल लॉज लागू होते हैं, हिंदुओं में जैसे कुछ कानूनों के द्वारा, कुछ एक्ट के द्वारा चीजों को निर्धारित किया गया है। तो दोनों ही देखते हैं। हिंदुओं के जो धार्मिक कानून है, जो या फिर जो हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 है, वो ये कहता है कि अगर नाबालिग व्यक्ति किसी बच्चे की बात हो रही हो या उसकी संपत्ति के संबंध में बात हो रही हो तो हिंदू नाबालिग का जो प्राकृतिक अभिभावक है वो पिता होगा, राइट। तो पिता को क्या है, वरीयता दी गई है कानून के माध्यम से, और उसके बाद माता को वरीयता दी जाती है। वहीं मुस्लिम्स में क्या होता है, तो मुस्लिम्स में एक अधिनियम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। वो क्या कहता है, शरीयत या जो धार्मिक कानून है वो संरक्षकता में लागू होगा। यानी कि बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी, इस चीज को लेकर जो शरीयत कहती है, जो उनके धार्मिक कानून कहते हैं वो लागू होगा। और मुस्लिम्स के आप बच्चे की वेलफेयर को एक एक्चुअली टर्म आती है, मुझे भी वो रिकॉल नहीं हो रही है, वो यूज की जाती है कि बच्चे की वेलफेयर की जाएगी। इसीलिए वहां पे क्या है,
अगर बच्चा, देखिए कब तक का है, 7 साल तक का यदि बेटा है और बेटी अगर यौवन तक जो है पहुंचती है, तो पिता जो है प्राकृतिक अभिभावक है। वैसे तो जो फादर है वो नेचुरली जो है गार्जियन होगा, लेकिन बेटे के 7 साल तक पहुंचने तक, हमारे यहाँ 5 साल है, ये 7 साल कह रहे हैं, ठीक है, जब तक या बेटी जब तक यौवन तक नहीं पहुंच जाती तो कस्टडी किसके पास, माँ के पास रहेगी, लेकिन पिता के पास सामान्य पर्यवेक्षण का, नियंत्रण के अधिकार मौजूद रहेंगे। अगेन यहाँ पर पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पर ला दी गई है और पिता को इस लायक ही नहीं माना गया कि वो अपना बच्चा पाल सकते हैं। दोनों के खिलाफ भेदभाव है, राइट, क्योंकि पुरुषों को इस बात के काबिल मानना पड़ेगा कि वो अपने बच्चे का पालन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, माताओं के खिलाफ ये है कि आपने बड़ी उम्र के बच्चे पिता को दे दिए, छोटी उम्र आप माताओं को दे रहे हैं। अगेन ये भी ठीक नहीं है। तो देखिए, चाहे हिंदू अधिनियम की बात हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात हो, पिता को ही वरीयता जनरली दी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ठीक है, कानून ने जो कहा वो हमने समझा, समिति क्या सिफारिशें देना चाह रही है वो हमने समझी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो 1999 में गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक एक जो मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पिता के बाद, ये जो शब्द है इसका अर्थ जो है पिता की मृत्यु के बाद नहीं बल्कि पिता की अनुपस्थिति में लेना चाहिए। यानी कि अगर बच्चे की जो कस्टडी है वो फादर के पास है, तो जनरली माना जाता है अगर फादर नहीं रहेंगे तो फिर माता को वो दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो के बाद शब्द है इसको पिता की अनुपस्थिति में मानिए। अगर मान लीजिए फादर हैं बट वो फिलहाल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है बच्चे के पास, तो माता जो है उसका गार्जियन बन के रह सकती है। ये बेसिकली उन्होंने कहा, लेकिन ये इस कानून की ज्यादा व्यापक व्याख्या करने में उस वक्त असफल रहे और बेसिकली समान अधिकार तब भी नहीं दिए गए। फैसले में कुछ चीजें इंप्रूव हुई बट अगेन राइट्स बराबर नहीं दिए गए, ठीक है। अच्छा, वैवाहिक विवाद अगर हो तो अलग अलग राज्यों में क्या है, तो देखिए जनरली सारे ही राज्य पिता को प्राकृतिक रूप से ज्यादा तरजीह देते हैं, ये बात है। लेकिन जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है और साथ में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इन अदालतों ने संयुक्त कस्टडी या फिर मिलकर पालन पोषण करने के लिए नियम बनाए हैं। बट जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं इस तरह के पैचवर्क करने के बजाय कि किसी हाई कोर्ट में कोई रूल है, किसी में कोई और रूल है, ये पैचवर्क करने के बजाय प्रॉपर एक जो है कानून लेकर आइए, उसको उसमें प्रोविजंस लेकर आइए, प्रॉपर पब्लिक के साथ डिस्कशन कीजिए एंड एक नई तरीके से चीज़ों को करना ज़रूरी है, ठीक बात है। अब एक बात बताइए, क्या भारत में जो ट्रांसजेंडर्स है वो बच्चा गोद ले सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो दत्तक ग्रहण विनियम 2017 है वो LGBTQI कम्युनिटी के जो लोग हैं ना तो बच्चों को गोद लेने की अनुमति देता है ना ही रोकता है, बल्कि इसके द्वारा जो भावी माता पिता होंगे वो बच्चे को गोद लेंगे, इसके लिए कुछ उन्होंने क्या है एलिजिबिलिटीज दी हैं। जैसे पात्रता मानदंड में क्या कहा गया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्थिर हो, आर्थिक रूप से भी सक्षम होने चाहिए, उनको कोई जानलेवा बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बच्चा गोद ले सकते हो। अगर सिंगल पुरुष है तो उसके फीमेल चाइल्ड को गोद लेने पर रोक है। अगर एकल महिला चाहती है तो किसी भी जेंडर के बच्चे को गोद ले सकते हैं। अगर कोई वैवाहिक जो है कपल बच्चा गोद लेना चाहता है तो उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो गए हों तभी जो है बच्चा गोद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है आप कह सकते हैं मानदंड रखे गए हैं। अगेन यहाँ पर भी अविवाहित पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता और महिला किसी भी जेंडर को गोद ले सकती है। अगेन डिस्क्रिमिनेशन है, हालांकि सोसाइटी को देखते हुए उस टाइम पे कुछ चीजें बनाई गई होंगी बट अभी के हिसाब से हमें काफी चीजें बदलने की जरूरत है, राइट। तो ये एक मुद्दा ऐसा था जो आपको प्रीलिम्स और खासकर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी था। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल जैसे आया था उसका जो का त्यों हमने हिंदी ट्रांसलेशन करके और आसान चीज करके इसको समझा है, ठीक बात है। अभी आपको समझ में आ गया। अब आइए इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, जो हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 है, इसके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। आपको जो है सही कथन बताना है। पहला है कि ये जो अधिनियम है माता पिता के ऊपर पिता को वरीयता देता है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत परिकल्पित जो समानता का अधिकार होता है और जो भेदभाव का अधिकार है उसके खिलाफ जाता है। इज इट राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग?
इट्स अ राइट स्टेटमेंट, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा, इसी चीज को तो लेकर समिति रिकमेंडेशन दे रही है, तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। फिर ये कह रहा है कि एक नाबालिग जिसने भी 5 साल की उम्र पूरी नहीं की है, सामान्यतः वो माता के साथ रहेगा। अगेन दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, है ना, तो ये भी क्या है, सही है। पूछा है कौन सा ठीक है, तो 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, ये क्या है? तो देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है, यानी कि इंडिया बॉटेनिकल जो सर्वे है, उनके वैज्ञानिकों के द्वारा ये देश भर में जितनी भी वनस्पतियां हैं उनका एक सबसे बड़ा क्या है, डेटाबेस है। ठीक बात है। हाल ही में लगभग 1 लाख पौधों का विवरण इस डेटाबेस में संग्रहित करके इसको जुलाई में देखिए लॉन्च किया गया था। एक आभासी, एक वर्चुअल डेटाबेस है, और तब से करीब 55 देशों से 2 लाख हिट इसको मिले हैं। यानी कि एक वेबसाइट है, बेसिकली एक वर्चुअल डेटाबेस है, जहां पे आपको वनस्पतियों के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तुम डिटेल्स को जानने के लिए देखिए अलग अलग कंट्रीज की तरफ से ट्रैफिक हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो डेटाबेस है ये भारत की जो समृद्ध वनस्पति विविधता है इसको प्रस्तुत करता है, और पौधों पर शोध करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा। बेसिकली कैसे दिखता है, देखिए ये सूखे पौधों को, बेसिकली सूखे पौधों के कुछ हिस्सों को ऐसे आप कह सकते हैं संग्रहित करके रखा गया। इसमें बार कोड आपको दिखाई देगा, किसने इसको संग्रह किया था, किस स्थान से किया था, और बेसिकली बाकी सारी जो इसके बारे में डिटेल्स है वो सब आपको इसके साथ देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इस एक नमूने के बारे में लगभग सारी जानकारी आप इस डेटाबेस में देख पाएंगे, और ऐसा आप जो है लगभग 1 लाख नमूनों के लिए किए जाएंगे। नमूनों के जो डिजिटलीकरण का काम था वो 2019 में शुरू हुआ था, और ज्यादातर ये जो काम हुआ है ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। राइट, तो जो ये डिजिटल हर्बेरियम है इसमें संरक्षित पौधे का नमूना होगा, उसका वैज्ञानिक नाम होगा, संग्रह का स्थान होगा, जो संग्रह तिथि है वो होगी जिसने संग्रह किया है, संग्रहकर्ता का नाम होगा, एक बारकोड संख्या की छवि भी होगी, यानी कि ऑल डिटेल्स इसमें जो है दी गई होंगी। आप स्टेट वाइज इसमें डाटा निकाल सकते हैं, इस तरह से इसको जो है बनाया गया है, और बेसिकली आप अपने स्वयं के राज्यों के पौधों की खोज कर सकते हैं, जिससे आपको क्षेत्रीय पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। कुछ सबसे पुराने वानस्पतिक नमूने यहाँ पर पाए गए हैं, जैसे साइप्रस पोसेरस, जो कि जून 1696 के बीच चेन्नई के पास से इकट्ठा किया गया था। इतना पुराना जो डाटा है वो सब हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। इस पोर्टल में जो विलियम रॉक्सबर्ग है, नथानियल वॉलिच है, जोसेफ डोल्टन हुकर है, बेसिकली जो वो वैसे वनस्पतिविद जिनके बहुत मूल्यवान ऐतिहासिक संग्रह हैं, जिन्होंने काफ़ी काम किया इन सारी चीज़ों पे, तो उनका संग्रह भी इस डेटाबेस के अंदर रखा गया है, जिन्हें भारत में वनस्पति विज्ञान के संस्थापक पिता के रूप में भी जाना जाता है। राइट, ये वाली इमेज हम देख के ऑलरेडी चीज़ों को समझ चुके हैं। ठीक बात है। अब ये जो हर्बेरियम नमूना होता है, ये होता क्या है, वो जो सूखे पौधे हमने रखे हुए हैं वो होते क्या है, क्या यूज है भाई, क्यों इतना काम कर रहे हैं? देखिए, सूखे पौधे का एक हिस्सा होता है जिसमें उसका वैज्ञानिक नाम और संग्रह डेटा पर सारी जानकारी होती है। तो इन नमूनों में पौधों का वर्गीकरण, उनका संरक्षण, आवास हानि और यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन के लिए स्टडी करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। मान लीजिए कोई पौधा 50 साल पहले मिलता था, अब नहीं मिलता, नमूने में इसको स्टोर करके रखा गया, आपने उसके बारे में पढ़ा, तब आप एक स्टडी कर सकते हैं ऐसा क्या कारण रहा होगा कि भाई वो पौधा विलुप्त हो गया है। राइट, तो आप इस तरह से चीजों को जो है देख सकते हैं। तो पौधे की पहचान, व्यवस्थित अध्ययन और पारिस्थितिकी अध्ययन में इस तरह के डाटा सेट का काफी महत्व होता है। अगर बात की जाए कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास देश के विभिन्न स्थानों से, विभिन्न हिस्सों से लिए गए कितने ऐसे हर्बेरियम नमूने हैं, तो लगभग 30 लाख ऐसे नमूने हैं। कुछ नमूनों का डिजिटलीकरण वो ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी का जो है किया जाना प्रोसेस में है। ठीक बात है। तो चलिए, जब हमने इस न्यूज को पढ़ा तो एक नाम हमारे सामने आया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इंडियन बोटैनिकल सर्वे। तो आइए इसके बारे में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इनके बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको सही बतानी है। पहले क्या है, जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है उसके अध्यादेश में संरक्षण की जरूरत वाली जो लाल सूची वाली प्रजातियां हैं और जो प्रजातियों के समृद्ध क्षेत्र हैं उनकी पहचान शामिल है। देखिए, जिसका नाम ही बोटैनिकल सर्वे हो, जो वनस्पति
वनस्पतियों को लेकर काम कर रहा हो तो ये जरूर होगा कि उसके मैंडेट में ऐसा होगा कि जो स्पीसीज या जिन स्पीसीज के क्षेत्रों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो रेड लिस्ट में आ चुके हैं, तो उनके बारे में जानकारी को इकट्ठा करें ताकि उनके प्रोटेक्शन को लेकर फिर काम हो सके। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, पहचान होगी तभी तो काम होगा। दूसरा ये कह रहा है ये सुनियोजित हर्बिडिया के एक प्रमाणिक संरक्षक के रूप में केवल जो राष्ट्रीय वनस्पतियां हैं उनके पौधों के संसाधनों का दस्तावेजीकरण करता है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय वनस्पतियों का तात्पर्य इस बात से है कि केवल ये नेशनल लेवल पर ही काम करता है, ठीक है, और वर्ड लिखा गया है केवल राष्ट्रीय वनस्पतियां, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी छोटे से रीजन में, किसी क्षेत्र में, राज्य के भी किसी लोकल एरिया में कुछ इस तरह की चीजें मिली हैं, या फिर अगर देश के बाहर भी कुछ ऐसा मिला है जो भारत से संबंधित है या काम कर सकता है, तो ये उस पे भी काम करेगा। केवल राष्ट्रीय वनस्पतियों का ही दस्तावेजीकरण करेगा ऐसा तो नहीं होगा। तो इसकी वजह से स्टेटमेंट क्या आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। तो सही कौन सा है? केवल पहला, ठीक है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, पोर्टुलाका ओलेरासिया। तो देखिए ये जो बेसिकली पोर्टुलाका ओलेरासिया है, ये इस तरह का दिखाई देता है। जनरली आपने देखा भी होगा इस पौधे को, सक्लेंट है ये, ठीक है, आप कह सकते हैं रसीले, ये जिसकी पत्तियां होती है ना, इसके अंदर लिक्विड सा एक भरा होता है, पफी सी ये पत्तियां होती है, तो इनको सक्लेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पोर्टुलाका ओलेरासिया है, जिसे आमतौर पर पोर्सिलेन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें क्या है, इसमें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित दुनिया के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या है कि कोई फसल वो सूखा प्रतिरोधी भी हो सकती है और साथ में वो हाईली प्रोडक्टिव भी हो सकती है। दरअसल ये जो पौधा है ये एक अलग तरह के फोटोसिंथेसिस पे काम करता है। दो मेटाबॉलिज्म वाले आप कह सकते हैं वेज को लेकर ये काम करता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को जो ड्राउट है, सूखा है, उसके प्रति रेजिस्टेंस भी बना पाता है और साथ में हाईली प्रोडक्टिव भी रह सकता है। अगर ये जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो प्रोसेस वैज्ञानिक जान ले, समझ ले और फसलों में मॉडिफिकेशन करके उसी फोटोसिंथेसिस की कार्य प्रणाली को बेसिकली इम्बाइब कर दें, तो हम कितनी अच्छी एक बेसिकली खोज कर लेंगे। हम ऐसी फसलें बना लेंगे जो सूखे से भी लड़ रही होंगी और साथ में हाईली प्रोडक्टिव भी होगी। देखिए जब आप सूखे से लड़ते हो ना तो बेसिकली इतने प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान वगैरह में जो कटीली झाड़ियाँ आपको मिलती है तो रेजिस्टेंस से तो लड़ पा रही है, उन्होंने अपने आप को सूखे में रहने लायक तो बना लिया है, लेकिन उनमें फूल या पत्तियां बहुत कम पाई जाती है। पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित तो हो जाती है ताकि पानी का लॉस कम हो, उनको कम से कम पानी की जरूरत हो। तो वो रेजिस्टेंस तो है बट हाईली प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन ये पौधा रेजिस्टेंस भी दिखाता है, हाईली प्रोडक्टिविटी भी दिखाता है, इसीलिए देखिए न्यूज में है, ठीक है। कॉमन वीड में लीड टू ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, ये न्यूज थी। तो बेसिकली वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के प्रकाश संश्लेषण को उत्पन्न करने के लिए दो चयापचय यानी कि दो मेटाबॉलिक जो मार्ग होते हैं उनको एकीकृत किया है, ठीक है। दो डिफरेंट चीजें थी जो दो अलग अलग काम करती थी, उनको एक साथ वो लेकर आए हैं और जो खरपतवार होती है उसको बेसिकली उत्पादक रहते हुए सूखे का सामना करने में सक्षम बनाता है। तो वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं, इसीलिए क्या है न्यूज में है। तो देखिए पर्सिलेन में क्या है, एक विकासवादी अनुकूलन है। उन्होंने एक इवोल्यूशन के चलते एक अडेप्टेशन अपने अंदर विकसित कर लिया है जो इसको प्रोडक्टिव भी बनाता है, ड्राउट रेजिस्टेंस भी बनाता है और ये एक पौधे के लिए असंभव संयोजन माना जाता है कि एक पौधा इन दोनों कामों को एक साथ तो नहीं कर सकता, बट यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। ये जो पोर्टुलाका ओलेरासिया है ये सिर्फ अभी न्यूज में नहीं है, ये पहले भी न्यूज में था और अलग अलग कंट्रीज में इसको बहुत सारे अन्य उपयोगों की वजह से भी जाना जाता है। जैसे ये एक फ्लॉक मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, और एक ज्वर नाशक, फीवर को खत्म करने वाला, एक एंटीसेप्टिक, एक वर्मी फ्यूज के रूप में भी ये काम करता है। तो मेरे हिसाब से तो एक सुपर प्लांट आप इसको कह सकते हैं। ये न्यूज में था, तो अब ये नाम आपको पता हो, ये नाम किस वजह से न्यूज में है ये आपको पता हो, ठीक बात है। तो चलिए इतना आप समझ गए, ये पौधे की पिक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आइए
एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है तो आपको अपने स्टैटिक के सिलेबस में फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये पढ़ना चाहिए। अगर एक लाइन में बोला जाए तो आपने बचपन में याद कर लिया होगा कि सूर्य का प्रकाश लेकर और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जो पौधा है वो क्या करता है, वो खाने का निर्माण करता है। उसी खाने को बाद में जो है ऊपर के लेवल पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये जो खाना बनाने की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये क्लोरोफिल नामक एक तत्व की वजह से संभव होती है, जो कि पौधों में पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका हरा रंग भी होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आइए फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जो अधिकांश जीवन है वो प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। ये प्रक्रिया निम्न में से किनके द्वारा जो है की जाती है? पौधों के द्वारा, तो ये तो सबको पता है, दिस इज राइट स्टेटमेंट। दूसरा आता है शैवाल, सभी जीवाणु और सभी विषाणु। ठीक है, देखिए शैवाल में भी फोटोसिंथेसिस होता है, ये बात तो सही है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए सभी वर्ड नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर सभी वर्ड लगा है। तो सभी जीवाणु, देखिए सभी जीवाणुओं में तो नहीं, बट देयर आर सम बैक्टीरियाज जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। अगर यहाँ पे कुछ जीवाणु लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता, बट यहाँ पे सभी जीवाणु लिखा है तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। दुनिया में पता नहीं कितने बैक्टीरियाज होंगे जो पता नहीं कितने तरीके से काम करते होंगे, हम कैसे सर्टेन हो सकते हैं कि सारों के सारों में फोटोसिंथेसिस होता ही होगा, जबकि हमें पता है कि कुछ में ही होता है। बात करते हैं सभी विषाणु। अब अगेन देखिए जनरली ये माना जाता है कि जो वायरसेस होते हैं, विषाणु होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, राइट। तो अगर यहाँ पे बेसिकली लिखा रहता ना विषाणु, वैसे भी गलत होना था, सभी विषाणु भी गलत होना था, कुछ विषाणु भी लिखा होता तो भी ये गलत होता। लेकिन रुक जाइए, दरअसल हाल ही में कुछ ऐसे वायरसेस की खोज हुई है जिनके बारे में पता चला है ओशियन के अंदर वो जब कुछ सेल्स में मिलते हैं तो उन पर्टिकुलर सेल्स की फोटोसिंथेसिस वाली प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। यानी कि ऐसा खोज हुई है, पढ़िएगा इसके बारे में गूगल करके, कि कुछ वायरसेस फोटोसिंथेसिस कर पाने में सक्षम हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है। तो देखिए कुछ विषाणु भी लिखा होता तब भी गलत होता अगर जनरल नॉलेज पे चलते, लेकिन अगर नॉलेज अपडेट कर ली जाए, कुछ रिसेंट के आर्टिकल्स पढ़े जाए, साइंस टेक्नोलॉजी की न्यूज़ को थोड़ा फॉलो किया जाए, तो देयर आर सम वायरसेस जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होने लगा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सभी है तो ये तो वैसे भी गलत है। ठीक बात है, तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो हमारा केवल पहला और दूसरा यानी कि बी जो है हमारा ठीक हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, AGM-88 HARM मिसाइल। ये देखिए न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में, मैंने आपको बता दिया, यूक्रेन को सप्लाई की गई यूएस की तरफ से, और जो यूएस के नीति रक्षा सचिव है उन्होंने पुष्टि भी की है कि हमने कुछ इस तरह की मिसाइलों की आपूर्ति यूक्रेन को की है। तो ये मिसाइल है क्या, तो देखिए ये जो हवा से सतह पर मार करने वाली एक एंटी रडार मिसाइल है, या इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल भी कहते हैं। क्यों, देखिए जो रडार है उसका क्या काम है, आसपास कोई भी दुश्मन वाली चीज़ है उसको डिटेक्ट करना और उसकी सूचना देना, फिर उसके हिसाब से उसको हमला करके ख़त्म कर सकते हैं। ये रडार किस बेस पे काम करता है, रेडिएशन के बेस पे काम करता है। ये रेडिएशन छोड़ता है, उन रेडिएशंस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके हमें बताता है। तो इसलिए जो मिसाइल है ये एंटी रडार या एंटी रेडिएशन मिसाइल के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो HARM है इसका नाम एक्चुअली हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब नाम से ही पता चल गया, इसका मतलब ये मिसाइल्स रडार को टारगेट करती हैं। तो देखिए सतह से हवा में पता लगाने की क्षमता वाले जो शत्रुपूर्ण रडार होते हैं, उन स्टेशनों से द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण होता है उसका ये पता लगा लेता है और फिर ऐसी जगहों पे ये मिसाइल के स्ट्राइक करती है। दुश्मन देश की बेसिकली रडार को ही खत्म करने की ताकत रखती है। जब आपका रडार सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि आपकी तरफ जो हमला आ रहा है वो किस तरीके का और कैसे आ रहा है। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या है, तो इसकी लंबाई 14 मीटर है, वजन लगभग 360 किलोग्राम है। इसमें विखंडन प्रकार का जो है वॉरहेड मिलता है जो रडार लक्ष्यों के लिए अनुकूलित माना जाता है।
इसमें एंटी रडार होमिंग सीकर ब्रॉडबैंड RF एंटीना जो है लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें रिसीवर एक सॉलिड स्टेट डिजिटल प्रोसेस भी इनकॉर्पोरेटेड है, राइट। इसकी जो मारक क्षमता है वो 100 किलोमीटर से ज्यादा है, ठीक है। ये देखिए बहुत टेक्निकल है, इनको समझने की कोशिश मत कीजिएगा, इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उतना बस जो है आपके लिए इनफ है, ठीक बात है। इस मिसाइल का निर्माण किसने किया है? तो मुख्य रूप से डलास मुख्यालय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन अब इसको अमेरिका का एक प्रमुख रक्षा कॉन्ट्रैक्टर है रेथियन कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा निर्मित किया गया है। इसका एक उन्नत संस्करण भी बनाया जा रहा है जो कि वर्जीनिया स्थित नॉर्थरोप ग्रूमिन डेलस के द्वारा जो है बनाया जा रहा है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, बस पता हो कि अमेरिका में इस चीज का निर्माण होता है। अब देखिए ये बार बार सवाल उठ रहा है कि इन मिसाइल्स को अगर यूक्रेन को दिया जा रहा है तो क्या वो उसका बहुत अच्छा यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि देखिए यूक्रेन के पास उस तरह के विमान ही नहीं है, उस तरह की चीजें ही नहीं है जो इन मिसाइल्स को इनकॉर्पोरेट करके हमला करने में सक्षम हो। तो माना जा रहा है कि शायद अमेरिका ने कुछ विमानों की सप्लाई भी यूक्रेन को की है, और अगर ऐसा नहीं है तो यूक्रेन मिसाइल्स का कुछ हद तक ही यूज कर पाएगा, प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, इस बात से एक बात साबित होती है कि रशिया जो आरोप लगा रहा था कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई वेस्ट की तरफ से हो रही है, ये बात सही साबित होती है, ठीक बात है। अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर एंटी रडार मिसाइल की बात हो रही है तो भारत के पास भी ऐसा कुछ है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन उसी पे, एक मिसाइल है रुद्रम, ठीक है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, रुद्रम जो कि एक एंटी रडार मिसाइल है भारत की, उसको DRDO द्वारा जो है आप कह सकते हैं विकसित किया गया। ये हवा से सतह में मार करती है। दूसरा कह रहा है ये मिसाइल विरोधी जो होती है, ये रडार को जो संचार संपत्तियां हैं, अन्य रेडियो आवर्ती वाले सोर्सेस उनको पता लगाती है, ट्रैक करती है, उनको बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो इस तरह की जो रेडिएशन जनरेट करने वाली चीजें हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। DRDO ने कुछ समय पहले ही कुछ तो नहीं लेकिन हाँ टाइम हो गया, इसका एक सफल परीक्षण किया था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में थी, ठीक है। तो क्योंकि इस तरह की मिसाइल न्यूज में है तो भारत वाले के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कौन सा कथन सही है हमारा? 1 और 2 दोनों हमारा सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की, क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम। देखिए क्या है, इंडिया टर्म्स गाजा वायलेंस एज ग्रेव कंसर्न्स इन यूनाइटेड मीट। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने गाजा और इजराइल में जो युद्ध विराम हुआ है इसकी घोषणा का स्वागत किया है। शांति बहाल करने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर जो मिश्र काम कर रहा है उसकी भी सराहना की है। तो ये मिश्र, ये गाजा, ये इजराइल, ये फिलिस्तीन, ये यूनाइटेड नेशन, ये कैसे आपस में उलझे हुए हैं, आइए इसकी कहानी सुनते हैं। देखिए कहानी शुरू होती है मान के चलिए हिटलर के टाइम से। हिटलर ने ज्यूज पर बहुत बुरे अत्याचार किए थे, ये एक वेल नोन फैक्ट है। लेकिन ज्यूज पर हिटलर ने ही अत्याचार नहीं किए, ये कहानी उससे भी हजारों साल पहले जाती है। ज्यूज पर हजारों साल पहले से अत्याचार हो रहे थे। दरअसल ईसा मसीह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार जो है ज्यूज को माना गया था। देयर आर सर्टेन स्टोरीज, उसमें हम नहीं जाएंगे। क्रिश्चियंस के अंदर ज्यूज को लेकर एक हेट थी। ज्यूज को ना सिर्फ उनका धर्म अलग होने की वजह से बल्कि उनकी एथनिसिटी अलग होने की वजह से बहुत ज्यादा अत्याचार सहने पड़े हैं। इतिहास में ये एक इकलौता धर्म ऐसा है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में ही लगभग बहुत बुरे हालात रहे हैं। तो हुआ क्या, इन्होंने खुद के लिए एक अलग देश हो इस बात की कल्पना की। ये समझ गए कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है और हमें खुद के लिए एक नेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। इसी टाइम पे क्या हुआ, तो देखिए 1870 के आसपास एक आप कह सकते हैं अलग नेशन की मांग जो है उठने लग गई थी। यानी कि जो आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, किस चीज को लेकर? जायोनिज्म को लेकर, ठीक है। जायोनिज्म को लेकर एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट था वो बेसिकली स्टार्ट हो गया था। इसी टाइम पे क्या हुआ, एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है। उन जर्नलिस्ट ने एक पैम्पलेट निकाला। जर्नलिस्ट का नाम क्या था? तो उनका नाम था थियोडोर हर्जल। उन्होंने एक पैम्पलेट निकाला जिसमें उन्होंने
इन्होंने जो जायोनिज्म है इसकी कॉन्सेप्ट को, इस पॉलिटिकल मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं आप प्रचारित किया। इसके बाद से ज्यूस की नेशनलिटी को लेकर एक मूवमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, राइट। लेकिन देखिए उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद लगभग 1881 में जो सारे ज्यूस थे वो माइग्रेट होना शुरू हो गए, और वो माइग्रेट होकर कहाँ जाने लगे, वो माइग्रेट होकर फिलिस्तीन में जो है जाने लगे। फिलिस्तीन में ही वो लोग क्यों गए, इसका रीजन था वहां पर जो जेरूसलम था, जेरूसलम को देखिए पूरी ही दुनिया के लिए बहुत ही होली साइट माना जाता था। ना सिर्फ ज्यूज बल्कि क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स इस पर्टिकुलर प्लेस को अपने लिए बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। जब 1881 में वहां पे माइग्रेशन होने लगा जेरूसलम एक होली एरिया की वजह से, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो था ओटोमन जो अंपायर था, ठीक है, उस ओटोमन अंपायर का राज्य था, ठीक है, ओटोमन अंपायर का साम्राज्य था। लेकिन ज्यूज ने धीरे धीरे वहां पे जाके कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, और वहां पे काफी ज्यादा जगह खाली भी थी, पॉपुलेशन कम थी, जमीन वहां पर काफी खाली थी। और उस टाइम पर इस ओटोमन साम्राज्य में क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूज बड़ी शांति से रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आपका जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था ये बेसिकली स्टार्ट हो गया। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया तो देखिए अंग्रेजों को किसी भी हाल में अपने आप को वो युद्ध जिताना था। तो अंग्रेजों ने जो ज्यूज थे, ठीक है, उनसे वादा किया कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारी बात मानिए, हम क्या करेंगे, हम आपको जो है ये वाला जो थोड़ा सा हिस्सा है ये दे देंगे। लेकिन इसके साथ ही जो अरब लोग थे, ठीक है, उस टाइम पे अरब रिवोल्यूशनरीज भी जो है युद्ध लड़ रहे थे और वो एक यूनाइटेड अरब बनाने की बात कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने उन अरब रिवोल्यूशनरीज को भी वादा किया, हम आपको ये आधा हिस्सा दे देंगे, आप एक यूनाइटेड अरब बना लेना, आप हमारी मदद करो इस ओटोमन साम्राज्य को हराने के लिए। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर खेल गए, जैसा कि वो हमेशा करते थे। अंग्रेजों ने पीछे से फ्रेंच के साथ भी एक समझौता कर लिया, और बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि एक बार ये ओटोमन साम्राज्य गिर जाए, वर्ल्ड वॉर हम जीत जाए, तो हम आपस में चीजों को बांट लेंगे। जब ओटोमन साम्राज्य गिर गया तो जो आपका मिडिल ईस्ट था ये ना उन्होंने फिलिस्तीन्स को दिया, ना उन्होंने ज्यूस को दिया, बल्कि ये जो अंग्रेज थे और जो फ्रेंच थे इन्होंने जो है आपस में थोड़ा सा बांट लिया, राइट। तो ये जो फिलिस्तीन वाला एरिया था दरअसल ये ब्रिटेन के ही कब्जे में रहा, कब से, करीब 1980 से लेकर मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो 1948 तक आप कह सकते हैं कि ये अंग्रेजों के अंडर में रहा। अब देखिए 1940 में ना सिर्फ जो ज्यूस थे, ठीक है, बल्कि जो आपके फिलिस्तीनियन थे इनके अंदर अगेन एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की क्या है फिर से एक बाहर आनी शुरू हो गई। तो करीब 1948 में जो ब्रिटिशर्स थे वो इस देश को, इस जमीन को जो उन्होंने कब्जा की हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से, छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा हमारे बस की नहीं है झगड़े को सुलझाना, ये फिलिस्तीन इजराइल के इस टाइम तक इजराइल वर्ड नहीं आया था, ये जो फिलिस्तीन ज्यूस वाला झगड़ा है इसमें हम खामखा बर्बाद हो रहे, ये रही आपकी जमीन, हम चले अपने देश, आपस में जैसे तैसे बांट लेना। लेकिन उससे पहले ही यूनाइटेड नेशन में इस झगड़े को सुलझाने के लिए प्रयास जो है शुरू हो चुके थे। जैसे 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक 2 स्टेट प्लान जो है दे दिया। इस 2 स्टेट प्लान में जो यूनाइटेड नेशन था उन्होंने कहा जो 57% ये एरिया है ये ज्यूस को दे देते हैं, और जो 43% एरिया है ये जो फिलिस्तीनियंस हैं इनको दे देते हैं। बात आके अटक गई जेरूसलम वाली सिटी पर, क्योंकि हर कोई इस पर अपना कंट्रोल चाहता था। तो उन्होंने एक इनोवेटिव तरीका निकाला, उन्होंने कहा कि हम जो है इस जेरूसलम सिटी को इंटरनेशनल सिटी घोषित कर देते हैं, इस पर किसी का भी जो है अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन 1948 में क्या हो गया, 1948 में जब 57% जमीन मिल गई तो इजराइल का जन्म हो गया। ज्यूज को आखिरकार अपना एक देश मिल गया, उनको अपनी जमीन मिल गई जो रिकॉग्नाइज भी की गई, और इजराइल जो है एक देश के रूप में सामने निकल कर आया। लेकिन जो आसपास के कंट्रीज थे वो खुश नहीं थे, उनको लगा कैसे इतनी आराम से सेटलमेंट हो गई, जमीन तो हमें मिलनी चाहिए थी। तो बेसिकली जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, जिसको पहला इजराइल अरब वॉर के रूप में जाना जाता है, और ये करीब 1948 से लेकर 1949 तक चला।
कमाल की बात यह है, हाल ही में बने एक देश ने 5 अरब देशों के मिले हुए ग्रुप को हरा दिया। और जब इन्होंने हरा दिया तो बेसिकली जो गाजा पट्टी है उस पर इजिप्ट का जो है बेसिकली आप कह सकते हैं वो हो गया। और जो आपका जो गाजा पट्टी पे बेसिकली जो है इजिप्ट मिस्र का कब्जा हो गया, और जो वेस्ट बैंक है उस पे किसका कब्जा हो गया, उस पे जॉर्डन का कब्जा हो गया। ये चीज़ आप थोड़ा सा मैप से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैप को हम देखते हैं, उससे थोड़ा सा आपको क्या है आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे मैप पे आ जाइए। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो है ये आपका वेस्ट बैंक पड़ता है, ये आपकी गाजा पट्टी पड़ती है, ये आपका इजिप्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इजिप्ट है, ठीक है, ये जो आपका इजिप्ट है इसने तो इस गाजा पट्टी पर जो है एक तरीके से वो कर लिया। ये जो जॉर्डन है इसने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से जो है चीजें हो गई। उसके बाद 1967 में एक और अरब इजराइल युद्ध हुआ। इस बार क्या हुआ, इजराइल अगेन जीत गया और ये जो गाजा पट्टी और ये जो वेस्ट बैंक था इसको इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ साथ यहाँ पे एक इजिप्ट का पेनिसुला पड़ता है जिसको सनाई पेनिसुला बोलते हैं, उसको भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। छोटा सा नेशन सबके छक्के छुड़ा रहा था, ठीक है। फिर 1964 में पीएलओ आ गया, ठीक है। पीएलओ कौन, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जन्म हुआ कब हुआ गया 1964 के आसपास। इन्होंने क्या कहा, हम आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे, राइट, आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे और अपनी जमीन जो है इससे कब्जे में लेंगे। इसके बाद 1973 में अगेन एक जंग हुई अरब लोगों और इजराइल के बीच में। इस जंग में हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ खास आउटपुट इसका नहीं लिखला, ठीक है। अब देखिए ये जो पीएलओ था इसको यूएस और इजराइल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। वो कहते थे ये क्योंकि आर्म्ड स्ट्रगल करके हमारी जमीन कब्जाना चाहते हैं, तो ये लोग कौन है, ये लोग आतंकवादी हैं, ठीक बात है। लेकिन एक देश के लिए जो आतंकवादी था दूसरे देश के लिए वो रिवॉल्यूशनरी था। तो बेसिकली हुआ क्या, बात आ गई आपकी 1974 में। 1974 में यूनाइटेड नेशन ने जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था पीएलओ, इनको बेसिकली एक रिकॉग्नाइज कर दिया, इनको पहचान लिया। इसके बाद 1979 में पीस टॉक जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में शुरू हो गई। और इसी बीच में जो इजिप्ट को उनका पेनिसुला ले लिया था इन्होंने, इजराइल ने, वो वापस भी कर दिया। और बाद में दोनों नेशन के प्रधानमंत्रियों को इस पीस टॉक की वजह से पुरस्कार भी मिला। लेकिन जो फिर मिस्र के जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति आप कह लें, उनका असैसिनेशन भी हो गया था, कुछ कट्टरपंथियों ने कर दिया था। अब देखिए 1972 में, ठीक है, 1992 में, 1992 में इजराइल में कमाल के प्राइम मिनिस्टर आ गए, राबिन। ये क्या है, ये बेसिकली सुलह चाहते थे, ये सुलह चाहते थे, ये चाहते थे किस तरह शांति से फिलिस्तीन को हम उनकी ज़मीन दे दें और हम अपनी ज़मीन पर आराम से मज़े से रहें। तो पहली बार पीएलओ को इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। उस टाइम पे फिर चुनाव हुए और फिलिस्तीन को उनकी पहली सरकार मिल गई। लेकिन अब तक हुआ क्या था, अब तक ये जो आपका एक इजराइल वाला मैप था, इसमें जो वेस्ट बैंक था, गाजा पट्टी थी, यहाँ पर जो ज्यूज थे वो लोग बस चुके थे, उनकी अच्छी खासी बस्तियां बन चुकी थी, उनकी कॉलोनीज बन चुकी थी। लोग अब अपने घरों को, अपनी जमीनों को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन देखिए 1994 तक भी फिलिस्तीनियों को कुछ ज़्यादा खास हाथ में आया नहीं था। ज़मीन के चंद टुकड़े बस उनको मिले थे, उसमें वो जाकर जो है बस रहे थे, ठीक है। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से धीरे धीरे जो कट्टरवादी लोग थे वो फिर से उभार पाए। राबिन और पीएलओ ने मिलकर जो शांति लाई थी वो फिर से खराब होने लग गई, ठीक है। तो हमास का एक उदय हुआ, हमास का उदय हुआ और कुछ कट्टरपंथी लोग और मिल गए और पीस टॉक जो है बेकार होनी शुरू हो गई। दोनों ही साइड पोलराइजेशन होना शुरू हो गया करीब 1995 में। ये 1992 में अच्छा हुआ था, 3 साल बाद 1995 में पोलराइजेशन होना शुरू हो गया। दोनों ही तरफ कट्टरपंथी लोग जो है ज्यादा आ गए। उसके बाद जो गाजा पट्टी थी, गाजा पट्टी पर हमास का कंट्रोल हो गया, ठीक है। हमास जो कि टेररिस्ट तरीके से चीजों को कंट्रोल करता है। पीएलओ को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया। वेस्ट बैंक पर जो है पीएलओ की फतह हो गई। अगेन हम देख लेते हैं, ये जो गाजा स्ट्रिप थी यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ पे हमास आ गए, ठीक है। और जो आपका वेस्ट बैंक था यहाँ पर आपके पीएलओ आ गए, राइट। लेकिन इसके बाद पीएलओ और जो हमास था इसमें एक सिविल वॉर छिड़ गया। फिलिस्तीन के अंदर ही एक गृह युद्ध जो है शुरू हो गया और फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बट गया। गाजा स्ट्राइप, हमास,
वेस्ट बैंक PLO। ठीक है, अब जो इजराइल के ऊपर रॉकेट फेंके जाते हैं, जो इजराइल की तरफ से कार्रवाई की जाती है, ये सारा का सारा गाजा पट्टी से होता है। तो इस कहानी को अगर आप समझ गए तो आप इतना समझ गए होंगे, ट्रबल हिस्ट्री इनकी रही है और बेसिकली लोग अपनी अपनी ज़मीनों पर घर बनाकर बैठ चुके हैं, उनको वहाँ से वापस लाना ज़रूरी नहीं है। फिलिस्तीन अभी भी अपने लिए ज़मीन चाहता है। इजराइल की कुछ गवर्नमेंट इनडायरेक्टली लोगों को सपोर्ट करती है वहाँ पर बसने के लिए, फिलिस्तीन की ज़मीन को कब्जे में लेने के लिए। जेरूसलम पर भी कब्जे को लेकर पूरा का पूरा खेल चलता है। इसी में जो अरब नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, वो अपनी बाजी खेलते रहते हैं। तो बेसिकली अभी कुछ दिन पहले एक मस्जिद को लेकर अगेन क्या है, कुछ विवाद हुए थे, काफ़ी लोग मरे, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं वायलेंट घटनाएं वहाँ पर हुई। इसके बाद अभी क्या है, गाजा और इजराइल इनके बीच में एक सीज फायर हो गया है। इस सीज फायर की वजह से ही अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि यूनाइटेड नेशन ने तारीफ की इजिप्ट की कि उन्होंने एक बिचौलिए का काम इसमें किया था। तो ये बार बार इनमें लड़ाई चलती रहती है, बार बार सीज फायर होता रहता है। इस सारी कहानी को जो मैंने आपको बताया इससे आप जो है समझ जाएंगे। ठीक बात है। देखिए 1917 में आप कह सकते हैं कुछ जो ये सिर्फ छोटा ब्लू कलर दिख रहा है, ये ज्यूस कंट्रोल था और बाकी सारा क्या है, फिलिस्तीन था। 1948 में ब्लू कलर पे आ जाइए, ये बेसिकली इतने हो गए। ठीक है, करीब 7,50,000 जो फिलिस्तीन थे उनको एक्सपेल किया गया था यहाँ से। उसके बाद ये देखिए इजराइल ने क्या कर लिया, इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया गाजा और वेस्ट बैंक। यहाँ पे ओस्लो अकॉर्ड हुआ जिसमें ये कहा गया कि चलिए ठीक है, जो हमारा गाजा वाला एरिया है, ठीक है, वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, A, B, C। जो हिस्सा A है वो फिलिस्तीन को दे देंगे, जो हिस्सा B है वो जॉइंट कंट्रोल किया जाएगा, जो हिस्सा C है वो इजराइल कंट्रोल करेगा। लेकिन फिर देखिए यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब बेसिकली ये एक मैप आ गया है। यूएस का जो प्रेसिडेंट प्लान था, यूएस प्रेसिडेंट जो ट्रम्प थे, उनका एक प्लान था कि कुछ इस तरीके से हम चीज़ें करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ अभी हो नहीं पाया है, मामला यहीं पर जो है चल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसा दिखता था, ये आज ऐसा पहुंच गया है। ठीक बात है, इतना आप समझ गए। तो इसीलिए देखिए न्यूज़ में था, इसको ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये देखिए मेडिटेरियन सी है, ये यहाँ पर जॉर्डन पड़ता है, ये इजिप्ट पड़ता है, ये पूरा का पूरा आपको इजराइल दिखता है, यहाँ पे लेबनान दिखता है और ये एक जॉर्डन रिवर जाती है। इसको वेस्ट बैंक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो वेस्ट बैंक पड़ता है जॉर्डन और यहाँ पे बीच में देखिए डेड सी आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैप की लोकेशंस है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक बात है, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसको मैं अगेन फिर से नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, भारत का क्या रुख है, इस सारे मामले पर भारत का क्या रुख है। तो शुरुआत में देखिए भारत फिलिस्तीन के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखता था और इजराइल से हम एक दूरी बनाकर चलते थे। तो लंबे समय तक ये जो संघर्ष चल रहा था, भारत जो है स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन का समर्थक था। लेकिन पिछले 3 दशक से इजराइल के साथ हमारे बहुत ज़्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित हो गए हैं, जिसकी वजह से फिलिस्तीन के संबंधों में थोड़ा तनाव देखने को मिलता है। लेकिन 2017 में एक अभूतपूर्व कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठा गया। उन्होंने केवल इजराइल की यात्रा की, फिलिस्तीन वो नहीं गए। तो भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा चेंज ये माना गया। इसके बाद देखिए हाल ही की बात करें तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के मध्य एक बैलेंस जो है बनाकर चल रहा है भारत, और डी-हाइफेनेशन नीति इसका जो है पालन कर रहा है, जैसे रशिया और अमेरिका के मामले में भी करता है। ठीक है, तो डी-हाइफेनेशन की नीति डिप्लोमेटिक रिलेशन में इंडिया के मामले में आपको पता होनी चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन को बैलेंस करने का इंडिया का एक फंडामेंटल आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हाल के दिनों में हम दोनों को लेकर बैलेंस करके चल रहे हैं। ठीक बात है, जब पूरी चीजें समझ ली, मैंने आपको क्या प्रश्न कहाँ पे आएगा, मैप पे आएगा। आता किसी और भी चीज़ पर है, लेकिन मैप पे आने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि ये वाला रीजन इतना डिस्टर्ब रहता है कि हमेशा न्यूज़ में रहता है। ठीक बात, तो यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछ लिया कि जो दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर यानी कि कौन सा मेडिटेरियन सी की तरफ नहीं खुलता है। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, यहाँ पे लेबनान आपका पड़ता है, सीरिया ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है। तो आइए देखते हैं, सीरिया यस, लेबनान यस, इजराइल यस, जॉर्डन नो। क्यों? क्योंकि जॉर्डन कहाँ पर है, थैंक यू पहले ही हो गया। जॉर्डन देखिए यहाँ पर है।
ठीक है, तो अगर मैप थोड़ा सा भी देखा होता तो ये वाला प्रश्न बड़े आराम से सॉल्व हो गया होता। तो मुझे उम्मीद है ये इजराइल फिलिस्तीन का जो झगड़ा है ये बिना कॉम्प्लिकेट किए मैं आपको समझा पाने में कामयाब रही होंगी। और अगर मैं आपको समझा पाई हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मोटिवेट करके ज़रूर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हम चीज़ का सारांश बनाते हैं और फिर उस सारांश को आसान लैंग्वेज में कैसे पढ़ाना है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नए करंट अफेयर के वीडियोस के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।